हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। महबूबा बोली भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल को सलाम, वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस नेता की सराहना। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पॉपुलर डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सराहना की है और दोस्तों उन्होंने कहा कि वह भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सलाम करती है। साथ ही दोस्तों, वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस नेता की सराहना भी की है। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि महबूबा ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम भारत को एकजुट करने और इस देश में धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे को मजबूत और विकसित करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के लिए राहुल गांधी को सलाम करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, उन्होंने देश की धर्मनिरपेक्ष नींव को कमजोर करने और तोड़ने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना भी की है और महबूबा ने कहा है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे की नींव पिछले 7 से 8 सालों में हिल गई है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। केसीआर को झटका, तेलंगाना हाईकोर्ट ने विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला सीबीआई को सौंपा। तो दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी भारत राष्ट्रीय समिति को झटका लगा है। तो दोस्तों, तेलंगाना हाईकोर्ट ने सोमवार को विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया। साथ ही दोस्तों, अदालत ने मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल को भी भंग कर दिया है। तो दोस्तों, दरअसल तेलंगाना सरकार की ओर से दावा किया गया था कि बीआरएस के कई विधायकों को पार्टी छोड़ने और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क किया गया था। और दोस्तों, एससी के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए बीआरएस ने सोशल मीडिया संयोजक कृषांक ने ट्वीट किया है कि एससी का आदेश हाइडिंग माउस के लिए राहत है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बॉर्डर पर सबसे बड़ा रेल प्रोजेक्ट, इससे चीन डरा, हिमालय के पेट से चीन के गले तक पहुंचेगी ट्रेन, जाने चीनी सेना की बेचैनी के 4 कारण। तो दोस्तों, चाइना बॉर्डर के त्वांग, गलवान, डोकलाम जैसे ही संवेदनशील है लेकिन कम चर्चित या कम सुर्खियों में रहने वाला स्थान है। तो दोस्तों, यहाँ से कुछ ही किमी दूरी पर बराहोती बॉर्डर है और कर्णप्रयाग तक 2024 में ट्रेन आने वाली है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे लिए यह जगत और साल सामान्य बात हो सकती है, लेकिन दोस्तों चीन से पूछिए जिसकी नींद में कर्णप्रयाग एक बुरे सपने की तरह आता है। तो दोस्तों, कारण यह है कि जब हिमालय के पेट से होती हुई ट्रेन ऋषिकेश के कर्णप्रयाग तक आएगी तब भारत चीन के गले तक पहुंच जाएगा। वही दोस्तों, दूसरा चरण कर्णप्रयाग के जोशीमठ तक का भी है और दोस्तों इसकी डीपीआर बन गई है, तब हमारी ट्रेन चीन के सिर तक पहुंच जाएगी। वही दोस्तों, उत्तराखंड सीमा पर सैन्य के साथ साथ चीन को तकनीकी चुनौती भी कैसे मिल रही है, इसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट की पूरी तस्वीर बताती है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि देवप्रयाग से जनासू तक देश की सबसे लंबी रेल टनल भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है और दोस्तों पीएमओ प्रोजेक्ट का वीकली रिव्यू कर रहा है। और दोस्तों, उत्तराखंड की 345 किमी लंबी चीन सीमा बहुत ही अहम है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि सीमाओं पर लंबे समय के लिए तैनात रह चुके कर्नल एस.एच. रावत कहते हैं कि इन दिनों चीन उत्तराखंड के इसी प्रोजेक्ट के दर्द से हाँफ रहा है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। चांदी की कीमत 68,000 के पार, सोना भी महंगा, जाने 22 से 24 कैरेट तक 10 ग्राम गोल्ड के रेट। तो दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में आज 27 दिसंबर को सोने और चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली है। तो दोस्तों, 20 और 22 कैरेट सोने की कीमत अभी भी 54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बनी हुई है। वही दोस्तों, चांदी का भाव आज 68,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाला 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 54,550 रुपए है, जबकि दोस्तों 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 68,470 रुपए है। वही दोस्तों, IBJ के मुताबिक सोमवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 54,386 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो दोस्तों आज सुबह 54,550 रुपए तक आ गया है। इसी तरह दोस्तों, शुद्धता के आधार पर सोने और चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सेंसेक्स में 150 अंकों की तेजी, टाटा स्टील 4% से ज्यादा उछला। तो दोस्तों, ग्लोबल मार्केट के अनुरूप
घरेलू बाजार में आज तेजी देखी जा रही है। वही दोस्तों 295 अंकों के उछाल के साथ सेंसेक्स 60,861 पर और निफ्टी 75 अंकों की तेजी के साथ 18,089 पर। वही दोस्तों बैंक निफ्टी 197 अंकों की तेजी के साथ 42,827 पर खुला है। तो दोस्तों शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 300 अंकों से ज्यादा की तेजी है। और दोस्तों टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडस्ट्रियल बैंक का स्टॉक इस समय टॉप गेनर्स है। वही दोस्तों अमेरिकी बाजार में हफ्ते के पहले दिन रिकवरी रही है और दोस्तों डाउ जोन्स 176 अंक यानी दोस्तों 0.53% उछाल के साथ बंद हुआ। वही दोस्तों नैस्डैक में 0.21%, वही दोस्तों S&P 500 0.59% की तेजी रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राजस्थान, दिल्ली समेत 5 राज्यों में आज कोल्ड डे। 31 दिसंबर से यह माइनस में जा सकता है पारा। MP में अगले 2 दिन सबसे ज्यादा ठंड। तो दोस्तों देश के ज्यादातर हिस्सों में सर्दी बढ़ रही है। वही दोस्तों मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और दोस्तों चंडीगढ़ के कई इलाकों में मंगलवार को कोल्ड डे या सीवियर कोल्ड डे होगा। वही दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों के कई हिस्सों में 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक सीजन के सबसे सर्द दिन हो सकते हैं और दोस्तों यहाँ पारा माइनस में पहुंच सकता है। वही दोस्तों दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी यूपी में रात का तापमान 1 से 4 डिग्री के बीच रहेगा और दोस्तों उधर मध्य प्रदेश में 27 और 28 दिसंबर को बहुत ज्यादा ठंड होगी, लेकिन दोस्तों उसके बाद मौसम सामान्य होने की संभावना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर किसी भी जगह न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम और अधिकतम तापमान 4.5 से लेकर 6.4 डिग्री तक कम हो जाए तो उस दिन को कोल्ड डे कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। ईरान ने फुटबॉलर के परिवार को देश छोड़ने से रोका। ईरान ने दुबई जाने वाली फ्लाइट को किया डायवर्ट, प्रदर्शनकारियों को दिया था समर्थन। तो दोस्तों ईरान के मशहूर फुटबॉलर अली देई ने सरकार पर उनकी पत्नी और बेटी को देश से बाहर नहीं निकलने देने का आरोप लगाया है। तो दोस्तों अली देई की पत्नी ने सोमवार को तेहरान से दुबई के लिए फ्लाइट ली थी, जिसे बीच में डाइवर्ट कर ईरान के किश आइलैंड पर लैंड करवा दिया गया है। वही दोस्तों अली देई ने कहा है कि मेरी बेटी और पत्नी को फ्लाइट से उतार लिया गया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन मुझे नहीं पता कि उनके देश छोड़ने पर बैन लगा दिया है या कुछ और बात है। पासपोर्ट पुलिस सिस्टम को इसकी जानकारी देनी चाहिए। मुझे नहीं पता यह सब क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अली देई दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर में से एक है और उन्होंने ईरान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले गए मैच में 109 गोल दागे थे। तो दोस्तों वही इस रिकॉर्ड को केवल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही तोड़ पाए हैं। और दोस्तों हाल ही में अली देई ने ईरान में जारी हिजाब विरोधी प्रदर्शन पर सरकार की आलोचना की थी और दोस्तों उन्होंने कहा था कि सरकार को लोगों की बात सुननी चाहिए और उसका समाधान करना चाहिए। हथियार और हिंसा से विरोध को दबाना सही नहीं है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। असम के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में तेंदुए का आतंक, वीडियो तारों की बाउंड्री फांद कर आया और वैन पर झपट्टा मारा, अब तक 13 लोग घायल। तो दोस्तों असम के जोरहाट में एक तेंदुए के हमले में 3 वन कर्मचारी समेत 13 लोग घायल हो गए हैं और दोस्तों यहाँ के रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंप्स में आतंक मचाते हुए तेंदुए का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। और दोस्तों इस वीडियो में एक क्वार्टर की बाउंड्री फांद कर चलती वैन पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दोस्तों गाड़ी के शीशे बंद होने की वजह से अंदर बैठे लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। वही दोस्तों पुलिस ने बताया है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट के बाहरी इलाके में बना हुआ है और इसके कैंप से जंगल सटा हुआ है। वही दोस्तों तेंदुआ यहीं से परिसर में घुसा था और कर्मचारियों ने इसकी सूचना वन विभाग को सौंप दी थी। इसके बाद दोस्तों उसे पकड़ने पहुंची टीम पर तेंदुए ने हमला कर दिया और दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेंदुए के हमले में घायल हुए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश भर में कोरोना से निपटने की तैयारियों पर मॉक ड्रिल। अजमेर में बंद मिला ऑक्सीजन प्लांट, तो भोपाल के प्लांट की बिजली 1.5 महीने से बंद। तो दोस्तों कोरोना से निपटने के लिए तैयारियों को लेकर मंगलवार को देश भर के कोविड हेल्थ सेंटर में मॉक ड्रिल की गई है और दोस्तों इस दौरान कई जगह कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां अधूरी मिली तो कई जगह तैयारियां ही नहीं की गई। वही दोस्तों राजस्थान के अजमेर स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में
ऑक्सीजन प्लांट बंद मिला, जिसे दोस्तों जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ भोपाल के जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान ऑक्सीजन प्लांट में 1.5 महीने से बिजली बंद होने की बात सामने आई है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मनसुख मांडविया ने मॉक ड्रिल के दौरान कहा है कि पीएम मोदी ने हमने कोरोना से सावधान रहने के लिए कहा है और कोरोना से निपटने के लिए सरकार उचित कदम उठा रही है। वहीं देश भर में कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि हम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सके। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। और दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले बारी है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का संविधान कितने दिन में लिखा गया था? तो दोस्तों फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दें, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।